गुरुवार का दिन रहा हादसों का दिन। विशाखापट्टनम रायगढ़ के बाद अब कुड्डालोर में बड़ा हादसे में 7 लोग हुए घायल। चैनल का अभी तो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 महीने में आतंकियों के खिलाफ हुई 27 ऑपरेशन। 6 महीने से आतंकी नाइकू के पीछे लगी थी टीम। देश भर में बढ़े कोरोना के आंकड़े। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या हुई 53,000 के पार। 15,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 1700 के करीब मरीजों की हुई मौत। यूपी में कोरोना वायरस के 73 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल मामले 3071 के पार। अब तक 1250 लोग हुए ठीक। 63 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। जिलाधिकारी के निर्देशों पर एसडीएम विनोद कुमार ने जिला अस्पताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में किए जा रहे जिला योजना के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने हॉस्पिटल में कराए जा रहे कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा है। इस दौरान उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बीडी पांडे हॉस्पिटल में जेनरिक दवाई केंद्र का भी मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों और डॉक्टरों के लिए पीपीई किट सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि जिला योजना से कई कार्य संपादित किए जा रहे हैं पुरुष बीडी पांडे हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल में। तो आज इसी का निरीक्षण किया गया है और इसके साथ साथ एक वर्ग के बारे में बताया गया था कि जो बीडी पांडे और महिला और पुरुष को जो जोड़ते हुए एक कॉजवे बना हुआ है जहाँ पे इसको कवर करके इसकी स्टैंडिंग की जानी थी। तो आज वो निरीक्षण किया गया तो उसका आगे का एस्टिमेट वगैरह बना के इसकी कार्रवाई की। जसपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अवैध कच्ची शराब की तस्करी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, जहां जसपुर पुलिस ने तस्कर के पास से 20 पाउच अवैध शराब बरामद की है। पौड़ी के थलीसैंण क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से अलग अलग प्रदेशों से घर के लिए वापस लौटे ग्रामीणों का फूल डालकर स्वागत किया गया है, जहां पुलिस ने स्क्रीनिंग से पहले सभी लोगों के ऊपर फूल बरसाए और उन्हें भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि थलीसैंण और बीराखाल क्षेत्र में अब तक 3000 से ज्यादा लोग भारत के अलग अलग राज्यों और विदेश से घर लौटे हैं। थलीसैंण थाना प्रभारी संतोष पेटवाल ने बताया कि उनके क्षेत्र में 2500 लोग पहले ही घर लौट चुके थे, जबकि 500 से ज्यादा लोग सरकार की मदद से आजकल लौटे हैं। प्रवासी लोग जो हमारे थाना क्षेत्र के बाहर रह रहे थे वो लोग आज वापस आए हैं। इनके वापस आने के क्रम में हमने अपने थाना क्षेत्र में इन लोगों का स्वागत किया है। इनको पुष्प वर्षा करके भी स्वागत किया गया है और इसके पश्चात हमारी इनसे अपील भी की गई है कि भारत सरकार की जो कोरोना कोविड-19 के संबंध में गाइडलाइन है उसका ये 100% पालन करें। अगर ये लोग इस प्रकार का पालन नहीं करते हैं और हमने इनको ये पाया कि इन्होंने भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया कोविड-19 की, तो हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की नियत तिथि को लेकर संघ की ओर से विरोध किया गया है। साथ ही इसके विरोध में सांकेतिक धरना दिया गया है। छात्रों का कहना है कि पौड़ी की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अधिकतर छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और वहां पर लगातार कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है। तो वहीं इन दिनों लॉकडाउन के चलते सभी छात्र छात्राएं अपने घरों पर सुरक्षित हैं। वही विश्वविद्यालय को इस आदेश को लागू करने से पहले सोच विचार करना चाहिए था। वही छात्र छात्राओं की मांग है कि विश्वविद्यालय की ओर से जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता तब तक तिथि को स्थगित किया जाए और लॉकडाउन खोलने के बाद नई तिथि जारी की जाए। 1 तारीख को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन फॉर्म की तिथि घोषित कर दी जाती है। ये जानने के बावजूद कि देश में हालात कोरोना के कारण हालात काफ़ी गंभीर हैं, तो ये उनके लॉकडाउन ध्यान में नहीं रखा गया और
परीक्षा आवेदन तिथि को 4 मई से और 20 मई तक घोषित कर दिया गया। तो एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि आप छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और दूसरी तरफ हमारी विश्वविद्यालय का तानाशाही फैसला आता है कि आप घर से बाहर निकले, एग्जाम फॉर्म भरे। तो ये इस फैसले की हम कड़ी निंदा करते हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। और इसी के साथ हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी श्रीनगर में वो भी 2 दिन से सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, जिसका अभी तक कुलपति महोदय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। और आज कल हमारे द्वारा यहाँ के डायरेक्टर श्री RS नेगी जी को भी एक ज्ञापन सौंपकर सूचित कर दिया गया था, और आज से हमारा सांकेतिक धरना शुरू होता है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में पिछले 2 दिनों की अपेक्षा आज बाजार में भीड़ कम नजर आई है, तो वहीं शहर में ऑड इवन के तहत व्यापारियों ने दुकानें खोली हैं, जहां एक तरफ का बाजार पूरी तरह बंद रहा। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है, जिसके चलते लोग बाजार में खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन 3 में जो दुकानें खुल रही थी, 2 दिन तो ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ आई, लेकिन आज तीसरे दिन ग्राहकों की बिल्कुल ऐसी हो रही है कि जैसे ग्राहक बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है मार्केट में, जैसे कि लॉकडाउन 3 में लॉकडाउन हो ही गया है। इसी प्रकार से हर दुकानदार खाली बैठा हुआ है, बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही है और सड़कें बिल्कुल सूनी हैं। लॉकडाउन के बीच अभी भी कई मजदूर और अन्य लोग पैदल सफर करने को मजबूर है। यूपी के कुशीनगर में पैदल जा रहे मजदूरों को जब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने उन्हें ट्रकों के ऊपर बिठाया, लेकिन ट्रक चालक ने उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया, जिससे नाराज मजदूरों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे समझाया। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई, जहां फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना पुवाया थाना क्षेत्र के लखनापुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया है। लखनापुर में गोली चलने से एक व्यक्ति को इंजरी हुआ था, तो चिकित्सा के दौरान उसका मृत्यु हुआ है। और इस संबंध में परिवार वालों ने जो मुकदमा लिखवाए हैं, तो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनका असला भी बरामद हुआ है और इनका इन डिटेल इंट्रोगेशन चल रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ती अगली खबर की ओर। यूपी के हरदोई जिले को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। साथ ही आवश्यक सामान की दुकानों को खोलने के लिए दुकानें खोलने का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रखा गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि कम समय में दुकान खोलने से दुकानों पर भीड़ लगी रहती है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते दुकानों को शाम तक खोलने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जिले में शराब की दुकान खोलने का समय सुबह 10 बजे से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। बच्चे घर बैठे हैं, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की वजह से दुकानें वगैरह नहीं खुल पाई। बच्चों की काफ़ी किताबें, ये सब बहुत ज़्यादा आवश्यकता की चीज़ें हैं। बच्चे क्योंकि घर खाली बैठे हैं, नेट से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है व्यवहारिक तौर पर। तो बच्चों की किताबें की दुकानें रेगुलर खोली जाएँ, फुल डे खोली जाए, उनकी आवश्यक ज़रूरतें पूरी की जाए। दूसरे रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की ज़रूरत की दुकानें, उन्हें भी शाम तक का टाइम दिया जाए। भले दोपहर में बंद करके शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया जाए, तो सुबह को जो भीड़ होती है वो कम हो जाएगी। आदमी आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आसानी से दुकान पे जाएगा, अपना सौदा लाएगा। तो दूसरे क्योंकि ड्यूटी जाने के बाद 2-3 बजे लौटते हैं, उसके बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, बड़ी समस्या होती है। यूपी के संभल में लॉकडाउन के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बदमाश के दौरान बाइक और तमंचा भी उससे बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने पिछले 3 दिन में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। संभल में वाहन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान 2 अपराधियों को रोकने की कोशिश की गई, जिन्होंने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और उसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ है। ये पथरौआ चौराहा के पास में। और इसके बाद इन लोगों को अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो नसीम नाम का अपराधी है, जो असमौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है
और नखासा थाना क्षेत्र से वांछित था। ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था, 25,000 का इनामी अपराधी था। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो पता की गई है तो लगभग आधा दर्जन केसेज हैं इसके ऊपर, और अभी एक तमंचा और कारतूस मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बाकी की जानकारी अभी की जा रही है। यूपी के हापुड़ में आंधी और बारिश के कारण आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जहां तेज आंधी के कारण जमीन पर कच्चे आमों के ढेर लग गए। जानकारी के मुताबिक आंधी के कारण 40 से 50% आम की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई। साथ ही किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। संभल में आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले में हुई बेमौसम बारिश और आंधी तूफान के चलते कई जगह पेड़ टूटकर सड़कों पर जा गिरे। वहीं कई स्थानों पर बिजली के तार टूटकर गिरने से 2 दर्जन से अधिक गांव की बिजली आपूर्ति ठप हुई है। हालांकि सुबह मौसम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। जहां कोरोना ने पूरे देश में अपने पैर पसार रखे हैं, वहीं लोगों के मन में भी भय बना हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फंसे 1487 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आज सीतापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान अपनी जन्मभूमि पर पहुंचने से श्रमिकों के चेहरे पर एक नया अंदाज देखने को मिला। वहीं ट्रेन से आए लखीमपुर के लोगों को रोडवेज की बसों से भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि यात्रियों के सीतापुर स्टेशन पहुंचने पर सभी को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद सभी को भोजन पानी देकर बस में बैठाकर लखीमपुर रवाना किया गया। और ये ट्रेन पहले लखीमपुर जाने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ये लखीमपुर तक नहीं जा पाई, तो सिर्फ सीतापुर में ही रोका गया है। और लगभग 1200 यात्रियों के इसमें आने की सूचना है। हम लोग पहले इस समय लखीमपुर के यात्रियों को नीचे उतार रहे हैं और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनको खाने और पीने की आवश्यक सामग्री देते हुए उनको जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार बसों में बैठा करके लखीमपुर के लिए विदा किया जा रहा है। इसके पश्चात हमारे सीतापुर के यात्री पैसेंजर जो ट्रेनों की बोगियों में बैठे हुए हैं वो उतरेंगे और फिर उन्हें जो है तहसीलों में उनके संबंधित तहसीलों में भेजा जाएगा, जहां पर वो उनका एक हेल्थ चेकअप होगा और अगर क्वारंटाइन कराने की आवश्यकता होगी तो क्वारंटाइन कराया जाएगा, और नहीं तो फिर उनको घरों पर भेजा जाएगा समझा बुझा करके क्या उनको फॉलो करना है, और वहाँ पे घरों पर जो है ये होम क्वारंटाइन रहेंगे। अब तक ग्रीन जोन में रहा जालोर जिला भी कोरोना की जद में आ गया है। दरअसल जिले में एक साथ 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। सोमवार को इन सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए जोधपुर भेजे गए थे, जहां से सभी सैंपल पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें कि पॉजिटिव मरीजों में 30 वर्षीय गर्भवती महिला और 35 वर्षीय युवक, 40 वर्षीय व्यक्ति गुजरात जालोर से आए थे। तो वहीं एक अन्य ANM ज्वाइनिंग लेने सीकर से जालोर पहुंची थी, जहाँ जाँच में सभी पॉजिटिव पाए गए। कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच भी चोरी छिपे कई वारदातों को अंजाम देने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है अलवर के तिजारा में। चोरों ने शिक्षा विभाग के लिपिक के अस्थायी मकान को निशाना बनाकर 2.5 लाख के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के समय लिपिक अपने गांव गया हुआ था, जहां मकान सूना पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का पता लिपिक के अपने गाँव से वापस लौट कर चला। इसके बाद मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज किया है। मैं अपने गृह जिले गया हुआ था, लेकिन कल ऑफिस आकर देखा तो मेरे कमरे का ये लॉक टूटा हुआ था, जिसमें बैटरी, इन्वर्टर, सोने की चैन, पायल, लगभग 2-2.25 लाख का सामान यहाँ से गायब मिला। मैंने कल ही पुलिस पे FIR दी थी, पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया। पूरी दुनिया इन दिनों कोविड-19 के कहर से जूझ रही है और इसका जनक लोग चमगादड़ का लोग मान रहे हैं। और ऑरेंज जोन की श्रेणी का हिस्सा बने बाड़मेर शहर की सुजेश्वर पहाड़ियों में मानो चमगादड़ों की एक पूरी नगरी बसी है। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक इस गुफा में अंदर घुसना जान जोखिम में डालने के बराबर है। न्यूज इंडिया टीम ने चमगादड़ों की नगरी में पहुंचकर हकीकत जानी है। खागल मोहल्ला के विजय शर्मा के मुताबिक उनके बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये गुफा शहर के कई पारंपरिक पेयजल स्रोतों का जलदाता थी, लेकिन गुफा के अंदर जाने की हिम्मत इन चमगादड़ों की वजह से आज तक किसी की नहीं हुई। इसमें आगे तक तो कोई गया नहीं है। अंदर हम काफी बार गए हैं और पहले ये सैनिक लोग निकाल के ले जाते थे ये खड्डी। अच्छा। और बताते हैं जो नीचे ये तालाब में बना हुआ कुआं वहां तक आई हुई है।
अंदर हम नहीं गए। 2-3 बार लाइटें वगैरह ले जाके कोशिश की थी, लेकिन चमगादड़ बहुत अंदर है, तो जो सामने दिख रहा है कॉर्नर वहां तक जाते, फिर उस साइड से इसके अंदर काफी बढ़ी हुई है। ये एक बहुत पुरानी है, हम तो फादर भी बताते थे 100 साल से ऊपर हो गई। ईश्वर बोलते हैं, उसके पीछे की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर एक गुफा है जिसके अंदर मतलब जो इधर से शुरू होती है और उधर जो हमारे महावीर सर्कल, गडरा सर्कल बोलते हैं, वहाँ तक कनेक्टेड है। काफ़ी जो पुराने लोग बोलते हैं कि वहाँ से यहाँ से जो है पानी वगैरह जो है वहाँ तक मतलब पानी इससे मिलता था लोगों को। पर आज हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमने देखा ये बिल्कुल चूना पत्थर जो है उसकी खान है, और हमने अंदर तक जाके देखा, काफ़ी अंदर गए, लगभग 60 से 80 मीटर अंदर गए। अंदर पत्थर है, उसके पीछे और रास्ता है, काफ़ी अंदर मतलब जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, काफ़ी चिमगादड़ थे और पत्थर जो है फिसलने जैसा काफ़ी चांसेस था गिरने का। इस वजह से जो है हम ज़्यादा अंदर नहीं गए, लेकिन करीब हम 60 से 80 मीटर जो है अंदर गए और हमने देखा है कि गुफा जो है आगे भी थोड़ा रास्ता है, काफ़ी चिमगादड़ है, जिस वजह से हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। बारां के छपरा में नगरपालिका क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में एक बार फिर से खाने की अव्यवस्था को लेकर हंगामा हो गया। वहां पर रह रहे लोगों ने सुबह का खाना देर तक दोपहर में मिलने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर छपरा पुलिस ने हंगामे को शांत किया। ब्यावर में कोरोना संक्रमण के कारण फैली वैश्विक महामारी के चलते शहर में बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा सादगी पूर्वक मनाई गई है। इस दौरान महिलाओं ने अपने घरों में ही पूर्णिमा की कथा सुनी और ठाकुर जी से कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने की कामना की। इस दौरान चमन चौराहा स्थित गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में श्री गोवर्धन भगवान की झांकी सजाई गई और ठाकुर जी की महाआरती उतारी गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार सहित पिछले कई सालों से खेती करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भरतपुर के नदबई में लॉकडाउन में खुले शराब के ठेकों और उनमें जमा हुई भीड़ को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने संज्ञान लिया है। एसडीएम जवाहरलाल जैन ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कतार में छाता लेकर खड़े रहने और मास्क लगाने के लिए पाबंद किया है। ऐसा नहीं होने पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानें खोलने के ऑर्डर राज्य सरकार ने दिए थे। शराब की दुकानों में भीड़ बढ़ने की संभावना शुरू से ही थी, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना मिल जाए और शराब की बिक्री भी आसानी से हो जाए। तो हमने एक स्लोगन दिया कि जो छाता लाएगा सामान वो ही पाएगा। तो छाता लाने से दो फायदे हुए हैं। एक तो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गई, छाते में दूरियाँ होती है। दूसरा ये था कि लाइनें जो लगती थी वो धूप में होती थी, तो वो धूप से भी बच गए। अजमेर के पुष्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, जहां पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत की अगुवाई में स्वयंसेवकों ने राजकीय अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस थाने में पुलिस के जवानों और नगरपालिका कार्यालय में सफाई कर्मियों सहित कोरोना के खिलाफ जंग में तैनात सभी कार्मिकों का पुष्प वर्षा और नारेबाजी के साथ सम्मान किया। वहीं स्वयंसेवकों ने सभी कोरोना फाइटरों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। और आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पे हम सभी पुष्कर के स्वयंसेवकों ने ये तय किया कि इस कोरोना की जो विश्व की महामारी है, इसके अंदर हमारे पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और सफाई कर्मी, इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के दिन रात लगा के और इस मानव जीवन को बचाने के लिए इन्हें अतुल्य और सराहनीय कार्य किया। आज हम पुष्कर हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पे डॉक्टर, नर्सों का और पूरे स्टाफ का हमने पुष्प वर्षा करके उनको सैनिटाइज और मास्क देके हमने उनका स्वागत सत्कार किया। नगरी पुष्कर आसपास के गांव में पिछले 2 दिनों में चल रही आंधी और बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। यह खेतों में इस समय जामुन के पेड़ों पर फल लगने की तैयारी है, तो वहीं आम और कैरी का सीजन भी है, लेकिन इस बीच चली तूफानी हवाओं ने बड़े बड़े पेड़ और शाखाओं को धाराशायी कर दिया है।
दिन से यहाँ हमारे तेज तूफान और बारिश जो अंदर चल रही है, उससे बड़ी संख्या में हमारे जो किसान है, हमारे यहाँ जो लोग हैं, उनको जामुन की पैदा से बहुत नुकसान हुआ है और बहुत बर्बादी यहाँ जामुन की हुई है। साल भर से हमारे किसान जामुन की इस पैदा पर उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जामुन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो जामुन कैसे होगा। और फिर जो जामुन जो फल लग रहे थे छोटे छोटे, वो सब गिर गए हवा से, अंदर से पूरे टहनियों सहित नीचे ज़मीन पर गिर गए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे यहाँ किसानों को हुआ है और मैं चाहता हूं कि किसानों को इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि किसान हताश न हो, उन्हें आजीविका के लिए कुछ मदद संबल मिलना चाहिए। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर में, जहां स्टेट हाईवे पर गाय को बचाने में एक कार असंतुलित होकर खाई में पलट गई। इस दौरान कार के सामने आया बिजली का पोल भी टूटकर गिर गया, लेकिन कार चालक बाल बाल बच गया। साथ ही कार में बैठे अन्य लोग भी सुरक्षित बच गए। प्रशासन की ओर से मजदूरों को घर भेजने के दावों का दम निकलता जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर मजदूर पैदल ही तय करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकारी अमले की स्थिति ये हो गई है कि सूचना के बावजूद भी व्यवस्थाओं के लिए भामाशाहों का मुंह ताक रहे हैं। मुझे प्रशासन द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा ये पता चला कि कुछ व्यक्ति झुंझुनू से पैदल चल के खंडेला में आए। उनकी व्यवस्था हेतु मैंने नगर पालिका में फोन किया, ईओ साहब को फोन किया, तो उन्होंने उसकी व्यवस्था करवाई, रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करवाई। फिर उसके बाद सुबह जब मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया, रात को कॉल किया, तो एसडीएम साहब ने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। और वो पता नहीं मेरे को, वो हेडक्वार्टर पे रहते हैं भी कि नहीं रहते, ये नहीं पता मेरे को। फिर सुबह जैसे ही उनका कॉल आया कि उनकी व्यवस्था क्या कराएं, तो मैंने कहा कि मैं उनकी गाड़ी के लिए अपनी जेब से पैसे दे देता हूँ। और तहसीलदार जी से फ़ोन पे बात की मैडम से, तो मैडम ने कहा ठीक है हम व्यवस्था करवाते हैं। मैं स्टैंड पे आया, तहसीलदार जी आए, उनको रवाना किया। उसके गाड़ी वाले को 13,000 रुपये में तय हुआ, जो मैंने अपने अदा किए और उनको भिजवाया। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निभाएं और खंडेला जो आज तक निगेटिव है उसको कोशिश करें कि उसको निगेटिव ही रखें आगे भी। झुंझुनू से बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मावडिया ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों को उनके खर्चे से लाने के लिए वाहनों के पास जारी करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में जिले के मजदूर फंसे हुए हैं और उनके सामने खाने पीने की बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में जिन मजदूरों के परिजन अपने खर्चे से यहाँ से छोटी गाड़ियां भेजकर दूसरे राज्य में फंसे हुए मजदूरों को लाना चाहते हैं, उनको जिला प्रशासन द्वारा पास जारी किए जाए। बहुत बड़ा जो विषय इस समय है वो प्रवासी मजदूरों को लेकर है। वैसे तो पूरे देश में भी, राज्य में भी, लेकिन खास करके हमारे जो झुंझुनू जिला है इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों में मजदूर काम करते हैं और वो लॉकडाउन के समय से ही वहाँ पर फंसे हुए हैं। और अब आकर स्थिति ये हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन को 1.5-2 महीने का समय हो गया है, इसलिए वहाँ पर उनको खाने पीने की भी समस्या हो रही है। और उसके लिए एक और जहाँ राज्य सरकार अपने आप को मजदूरों को घर वापसी के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्पित मानती है, बार बार में स्वयं मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम अपने खर्चे पर मजदूरों को उनके घर लाएंगे। दूसरी ओर हकीकत है वो दूसरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मजदूरों के परिजन यहाँ से अपने लोगों को दूसरे स्टेटों से निकालने के लिए यहाँ से वाहन भेजना चाहते हैं, अपनी स्वयं के खर्चे से गाड़ी भेजना चाहते हैं लाने के लिए, उनको स्वीकृति तक नहीं दी जा रही है। सिर्फ कि पोर्टल पे आवेदन कर दो, वहाँ आवेदन कर रहे हैं, उनको कैंसिल कर करके वापस भेज रहे हैं। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों का आना लगातार जारी है। इन प्रवासी राजस्थानियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए न केवल सरकार ने इनका किराया भी माफ कर दिया है, तो वहीं इनके खाने और हर सुख सुविधाओं की व्यवस्था की है। इसी तरह झुंझुनू में लगातार प्रवासियों का आना जारी है। अब बंगाल से 36 और महाराष्ट्र से 3 लोग झुंझुनू पहुंचे हैं, जिन्होंने बताया है कि उनका किराया नहीं लगा है और पूरे रास्ते खाने की व्यवस्था भी रही। साथ ही हर बॉर्डर पर स्क्रीनिंग हुई, जो कि अच्छी बात है। राज्य के निर्देशानुसार प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष महोदय के आदेशों की पालना में राजस्थान रोडवेज द्वारा प्रवासी राजस्थान के आदमियों को जयपुर एमपी बॉर्डर से लाया जा रहा है। आज दिनांक को सुबह 26 आदमियों को वेस्ट बंगाल
जलपाईगुड़ी वहाँ से लाए गए जो भरतपुर बॉर्डर से उनको ला करके झुंझुनू उनके घर के लिए छोड़ा गया। तथा अभी थोड़ी देर पहले 3 यात्री आए हैं, जिसमें एक बड़वासी का है, एक मालसर का है। वो जयपुर से ट्रेन में जो यात्री महाराष्ट्र से आए थे उनको उनके घर पहुंचाने के लिए रोडवेज ने सुविधा प्रदान करके कंधे से कंधा इस कोरोना की लड़ाई में मिला करके उनको घर पे पहुंचाया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।